आज की इस सभी हमारे मीडिया के सभी मित्रों के साथ इस संवाद कार्यक्रम में वैसे तो मैं आप सब लोगों से खेद प्रकट करता हूं पहले कि थोड़ा मुझे विलम्ब हो गया आने में और आप लोगों को यहाँ पर आज वेट करना पड़ा, क्योंकि मैं आ तो पहले गया था लेकिन चूँकि उधर नामांकन की प्रक्रिया थोड़ा देर तक चली, इसलिए मैं थोड़ा विलम्ब से पहुँचा हूँ। अभी आप लोगों ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं और लगातार आपके साथ संवाद में रहते हैं हमारे दोनों महामंत्रीगण अमित जिंदल जी और हुकुमचंद जी, और मेरे साथ श्री विनय रोहेला जी हमारे उत्तराखंड सरकार के दायित्वधारी, और मेरे सभी मीडिया के चंडीगढ़ के बंधु। क्योंकि आज मेरा ये पहला अवसर है कि आप सब लोगों के साथ मैं बहुत नज़दीक होते हुए भी, आप सबके बहुत नज़दीक हैं हम लोग, यही देहरादून में बगल में, लेकिन इस प्रकार से संवाद हो रहा है। और जो चुनाव का ये लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, इस महायज्ञ में आप सबसे मुलाकात हो रही है। मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग पधारे हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है आज, जिसके नामांकन प्रक्रिया का यहाँ आखिरी दिन था, मुझे भी अभी आनंदपुर साहब की सीट पर डॉक्टर सुभाष शर्मा जी के नामांकन में मैं सम्मिलित हुआ, और पूरे देश भर के अनेक अनेक स्थानों पर इस दौरान पिछले लगभग 25 दिनों से मैं भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और पूरे देश में चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह पर इस बार एक अलग प्रकार का उत्साह लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। और लोग इस चुनाव को हर वर्ग अपना चुनाव मानकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं पश्चिम बंगाल में गया, मैंने देखा भीषण गर्मी में हुगली जैसे स्थान पर हजारों हजार की संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से सड़कों पर थे, वो मेरे लिए कल्पना से परे था। और मैं तेलंगाना में वारंगल, निजामाबाद, महबूबाबाद, महबूबपुर एवं सिकंदराबाद अनेक लोकसभा क्षेत्रों में गया। हर वर्ग आज आगे आ रहा है भाइयों बहनों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक हर व्यक्ति मानता है कि 10 वर्षों के कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना, बिना विश्राम लिए सतत रूप से पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के काम किया है। और ये चुनाव जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तपस्या है, जो उनका त्याग है, जो परिश्रम है, उसका प्रतिफल मिलने का समय भी है। और इसीलिए देश के लोग इस लोकतंत्र के महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें एक हैं, वो राज्य तेज गति से आगे बढ़े हैं। वहाँ पर पारदर्शिता रही है, वहाँ पर सुशासन रहा है, और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल तक पहुँची हैं। केंद्र का जो पैसा है, केंद्र की जो स्कीम है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो पहुँची है। और जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार नहीं है, उन राज्यों में जो केंद्र का पैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए भेजा है, वो पैसा उन तक पहुंचने में काफ़ी मशक्क़त हुई है और बहुत सी स्कीमें लागू भी नहीं हो पाई है। आज अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो आज आप पार्टी का शासन है, उस आप पार्टी के शासन में नशे का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारी जो उन्होंने वायदे किए थे, बहुत सारी जो गारंटियां दी थी,
वो कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। अलबत्ता बड़े बड़े विज्ञापन, केवल प्रचार इतने तक ही सीमित रहा है। और पंजाब के जो संसाधन हैं, पंजाब के जो साधन हैं, या यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय मान जी, वो हमेशा पिछले कुछ महीनों से पंजाब में कम दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली में तिहाड़ जेल में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो भाइयों बहनों, ये चूँकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये चुनाव भारत के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। ये चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा भारत बनाने का चुनाव है जो दुनिया का नेतृत्व करे। ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, ये उनके उत्थान का चुनाव है। और मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में लगातार 2014 से 19 और 19 से 24 तक अनेक अनेक योजनाएं और अनेक अनेक धरातल तैयार करने का काम किया है। आज दुनिया हमारे सामर्थ्य का कहीं न कहीं लोहा मान रही है। अगर आप में से भी आपके परिचित या आप स्वयं दुनिया के देशों में जाएंगे तो आपको फर्क साफ मालूम होगा। 10 साल पहले आप जो विदेशों में जाते थे तो वहाँ किस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ होता था या किस प्रकार की सोच उनकी होती थी। ये सोच बदली है जब से हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के अंदर G20 के सम्मेलन हुए। और इन G20 के सम्मेलनों ने भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार और भारत का सामर्थ्य देखा। मैं स्वयं चूँकि मुझे इस दौरान दुनिया के कुछ देशों में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ के लोग, मैं ब्रिटेन में गया, अनेक अनेक मंत्रियों से मिला इंग्लैंड में जाकर। जब उन्होंने G20 की चर्चा की और साथ में उन्होंने भारत की जो प्रगति हुई है, पिछले 10 वर्षों में भारत तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो मैं सच बताऊं तो एक भारतीय होने के नाते, एक कोई मुख्यमंत्री के नाते, मुख्य सेवक के नाते नहीं, एक भारतीय होने के नाते मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि आज दुनिया के जो विकसित देश हैं और भारत, जिनके बीच में एक लंबा गैप होता था, लंबी खाई होती थी, वो गैप बहुत कम हो गया है। यानी कि भारत तेज़ी से उस गैप को कम कर रहा है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वहीं भारत के अंदर आंतरिक रूप से भी, चाहे आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, या हम खेल की बात करें, अन्य नवाचारों की बात करें, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाएं, कौशल विकास की योजनाएं चली हैं, उन योजनाओं की बात करें, तो अपने आप में हमको लगता है कि 10 सालों में भारत तेज़ी से बदला है। भारत की कार्य संस्कृति बदली है, भारत का कार्य व्यवहार बदला है और बड़े बड़े ऐतिहासिक डिसीजन हुए हैं। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 का खात्मा हो, 3 तलाक जैसी कुरीतियों का खात्मा हो, CAA का कानून लाया गया हो जिसमें बंगाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में रहने वाले जो हमारे वहाँ के हिंदू, सिख, बौद्ध, ये सब कम्युनिटी के लोग उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, दोयम दर्जे का जीवन जी रहे थे, उन्होंने भारत में शरण ली है, उन सबको भारत की नागरिकता देने का काम हो, या नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत की संसद में पारित करना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनना हो, या देश के अंदर हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों के नाम से वीर बाल दिवस मनाना हो, या करतारपुर कॉरिडोर जहां पहले दूरबीन से दर्शन होते थे, अब वहां जाने की व्यवस्था, उसको बनाने का काम किया गया हो, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाना हो, ऐसे अनेक काम। या मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूँ, मल्होत्रा जी, आपको जानकारी है, आप सब लोगों को भी जानकारी है
जहाँ नानकमता साहब भी है, जहाँ पर रीठा साहब भी है और जहाँ पर हेमकुंड साहब भी है। हेमकुंड साहब जाने के लिए जो हेमकुंड साहब की कठिन यात्रा है, जो कई दिन लगते हैं, और जो हमारे वृद्ध होते हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए तो ये यात्रा अत्यधिक ही कठिन होती है। उस यात्रा को भी आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकेगा। हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे की तैयारी हो गई है, रोप वे का शिलान्यास हो गया है, उसका काम आगे प्रारंभ हो गया है, तो आसानी से वो यात्रा होगी। यानी कि हर सेक्टर में अनेक काम, हमारे धार्मिक स्थानों का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, चाहे मैंने कहा करतारपुर सिंह कॉरिडोर हो, या हमारा हेमकुंड साहब हो, या रीठा साहब हो, ऐसे अनेक अनेक स्थान बनाए गए, काशी हो, या आने वाले समय में मथुरा हो, महाकाल लोक हो, या भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया गया हो। ऐसे अनेक कामों के साथ ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और अब की बार, इसीलिए पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से 300 सीटों का आह्वान किया, 300 सीटों का निवेदन किया। देश की जनता ने 300 सीटें दी। इस बार 400 पार का जो नारा दिया गया है, वो केवल नारा नहीं है, वो एक संकल्प है। और मैं आप सबके समक्ष कह सकता हूँ, पूरे देश के अनेक अनेक राज्यों में जाने के बाद, अनेक अनेक स्थानों पर जाने के बाद, एक बड़ी लहर मोदी जी को, एनडीए को और भाजपा को लेकर है। निश्चित रूप से 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो ऐतिहासिक होंगे और एक बड़ी जीत होने वाली है। मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन करना था। बहुत सारी बातें हैं, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि संक्षेप में आप सबने यहाँ पर समय दिया। आप सबका धन्यवाद। अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो। ऑपोजिशन लगातार बीजेपी की सरकार बनती है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, उसमें छेड़छाड़ की जाएगी, उसके तुसी क्या कहो? अरे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी आपने। तो क्या नाम है आपका? आतिश गुप्ता, पंजाबी ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। आतिश जी, देखिए बीजेपी की जो सरकार है वो तो अभी भी है और पिछले 10 सालों से है और पूरी बहुमत की सरकार है। और जो 400 की बात अपोजिशन वाले लोग कर रहे हैं, 400 के लगभग आज भी बीजेपी एनडीए मोदी जी के समर्थन में लगभग 400 के लगभग ही सीटें आज भी हैं। तो 400 सीटें ये संकल्प है, देश के लिए अच्छे काम करने का संकल्प है। संविधान बदलना ये प्रधानमंत्री मोदी जी की, बीजेपी की ये कार्यशैली नहीं है, एनडीए की कार्यशैली नहीं है। देश की जनता भली भांति जानती है कि मोदी जी की कार्यशैली में कभी भी संविधान के साथ इस प्रकार का कोई भी हल्कापन कभी उनकी कार्यशैली में नहीं रहा है। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा संविधान दिवस किस दिन होता है। उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले संविधान दिवस अपने गुजरात में मनवाया था। संविधान पर उनकी गहरी आस्था है। संविधान बदलने की बात आज वो लोग इस प्रकार के भ्रामक समाचार, भ्रामक खबरें, भ्रम फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने कर्नाटका में एक धर्म विशेष के लोगों को, एक वर्ग विशेष के लोगों को, अपने चहेते वोट बैंक को उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करके उनको आरक्षण दे दिया। कर्नाटका में ये काम किया है, इससे पहले संयुक्त आंध्रा में भी ये काम कर चुके हैं। अब देश के अंदर ये लोग इस प्रकार से काम करना चाहते हैं और इसी जो इंडी गठबंधन बना है, इसी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अभी 5 दिन पहले कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में उनको आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो संविधान को बदलने जैसा काम, संविधान में एक और खिड़की खोलने जैसा काम तो ये लोग कर रहे हैं। जब बाबा साहब और उनकी पूरी टीम जब संविधान बना रही थी, उस समय कहीं भी ये धार्मिक आधार पर आरक्षण की कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये लोग अपनी हार निश्चित रूप से मान चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के साहबजादे, कांग्रेस पार्टी के युवराज अपनी दादी से लेकर अपने पूरे परिवार
पूरे उनके परिवार की जो सीट अमेठी हुआ करती थी, उस अमेठी सीट से चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पाए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अगर कोई बात झूठ कह रहा हूं तो आपको लगेगा कि भाई मैं तथ्यों से बाहर कह रहा हूं। आप सब लोग देख रहे हैं कि अमेठी में कभी इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ती थी, फिर उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते थे और वो उस सीट पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसका अर्थ है कि वो स्वयं भी हार मान गए हैं, पूरी पार्टी भी हार मान गई है, पूरी पलायन पर है। और इनका जो गठबंधन बना है पूरे देश के अंदर, ये गठबंधन कोई सरकार में आने का गठबंधन नहीं है। सरकार में नहीं आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर चर्चा है कि सरकार देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनाने जा रही है। ये जरूर चर्चा है कि 400 के आसपास कितनी सीटें आएंगी, 400 से ज़्यादा कितनी आएंगी। इसलिए इनकी जो बातें हैं वो केवल और केवल भ्रामक है, तथ्यों से और सत्य से परे है। उत्तराखंड के ऐसे यहाँ जो लगभग 3 लाख वोटर हैं, उनका ये मानना है कि उत्तराखंड का यहाँ पर्सनल कोई ऐसा धाम नहीं है, कोई जगह नहीं है, क्योंकि काफी लोग पीजीआई में आते हैं, उनको रहने की असुविधा होती है। तो क्या उत्तराखंड का यहाँ कोई ऐसा भवन बन सकता है? नहीं, निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों से बात करेंगे। जहाँ भी अगर हमको यहाँ पर अगर भूमि इत्यादि मिल जाएगी तो निश्चित रूप से हमने अभी हमारा लखनऊ में भी ऐसा भवन है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, यहाँ भी हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गंगोत्री के लिए यहाँ से कोई बस की सुविधा भी हो सकती है क्या? बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं और इस समय तो 4 धाम यात्रा जो चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, कोई वीडियो आ जा रहे होंगे, कई बार इतनी चीज़ें आ जा रही हैं। लगभग पिछले सालों की तुलना में इस बार 45% लोग ज़्यादा आ गए हैं अभी तक का जो यात्रा चली है। और हम सबका स्वागत भी कर रहे हैं कि यात्रा में जो आएंगे उनको चारों धामों के दर्शन करवाएंगे, देव दर्शन करवाएंगे। लेकिन यात्रा अत्यधिक कठिन है। लगभग यमुनोत्री की यात्रा 6 किलोमीटर पैदल होती है, केदारनाथ जी की यात्रा उससे कहीं ज़्यादा लंबी होती है, कठिन भी होती है। लेकिन हमारा प्रयास है जो भी लोग आए उनको ठीक सुविधा मिले, ठीक प्रकार से उनकी यात्रा हो जाए। तो मैं ये अनुरोध कल मैंने मुंबई में भी किया, लखनऊ में भी किया और आज चंडीगढ़ में भी कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि यात्रा में आने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं, हम उनके आतिथ्य के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा मेरा उनसे अपील है, विनम्र प्रार्थना है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वो ज़रूर यहाँ की कंडीशन को चेक कर लें, मौसम की जानकारी भी ले लें, अपना रजिस्ट्रेशन भी ठीक से देख लें, होटल इत्यादि की जो बुकिंग है वो भी देख लें और धामों में जो दर्शनों की संख्या है उसको भी ध्यान में रख के आगे आएँ। हमारा प्रयास होगा उनकी यात्रा अच्छी हो, बाबा भगवान उन पर कृपा करेंगे। आज चंडीगढ़ में उत्तराखंड के बहुत सारे मतदाता हैं, उनके लिए आज एक जनता है कि वो यहाँ भाजपा का साथ देंगे। दूसरा एक सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में हर जगह यह बोलते हैं कि यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वो पिक्चर कौन सी होगी, क्योंकि सीए आपने सबसे पहले लागू किया था। देखिए ऐसा है, सीए नहीं, मैंने हमारे यहाँ यूसीसी लागू हुआ। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, तो बड़े डिसीजन होने हैं। भारत के अंदर नवनिर्माण होना है, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ना है, हर एक वर्ग के उत्थान के लिए गरीब कल्याण की जो योजनाएं चली हैं उनको बहुत अच्छे से लाना है। जब वो कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए कि तीसरी अर्थव्यवस्था में हर चीज़ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ये वास्तव में अभी हम उस कल्पना से थोड़ा सा अपने को जोड़ लें तो हमें दिखेगा कि मोदी जी हमको कौन सी पिक्चर की तरफ ले जाना चाहते हैं, कौन सी पिक्चर वो दिखाना चाहते हैं। और जो आपने दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा कि उत्तराखंड के लोग यहाँ पर हैं, यही नहीं, चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे देश में जहाँ भी उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग सब राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हैं। और सबको पता है मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सारे लोग, और मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो हर एक उत्तराखंड वासी उनको अपने हृदय में बसाता है, उनके हृदय में उत्तराखंड रहता है। इसलिए कोई संदेह और संदेह की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि सब लोग जो है भाजपा को वोट देंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। एक सर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर स्वाति मालिवाल पे जो असॉल्ट का मामला चल रहा है, अब संजय सिंह ने ये कहा है कि ऐसी बदतमीजी
फॉर्मल कंप्लेंट नहीं गई है इसके ऊपर। देखिए उसका एक शायद वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये इनके संस्कार हैं इस प्रकार से। देखिए ये अन्ना हजारे जी का नाम लेकर, उनके आंदोलन का सहारा लेकर ये लोग राजनीति में आए। दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता सौंपी। उस प्रकार से किस प्रकार ये लोग आज भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। पूरी की पूरी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी अंतरिम जमानत पर आए हुए हैं, उनके मंत्री जेलों के अंदर हैं। पूरी पार्टी पर घोटालों का आरोप लग रहा है। दिल्ली में अनेक स्थानों पर जो बड़े बड़े उन्होंने वायदे किए थे, पंजाब में भी जो वायदे किए थे, वो कोई वायदे धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। अब जनता देख रही है इसको। सर डबल इंजन की मेरा निवेदन, दो लास्ट क्वेश्चन। डबल इंजन की सरकार कहकर आपने अपनी बात शुरू की थी कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास ज्यादा होता है, लेकिन बीजेपी से पहले भी डबल इंजन की सरकार रही है, क्या तब विकास नहीं था? मैंने कहा कि अब जो सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन के साथ काम कर रही हैं, वहाँ तेज़ी से विकास हो रहा है। क्योंकि जो सरकार यहाँ होती है, डबल इंजन वहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, तो वो सरकार यहाँ की प्राथमिकता को ज़्यादा अच्छी तरह से समझती है, ज़्यादा यहाँ की ज़रूरतों को समझती है और उसके अनुरूप योजनाओं की स्वीकृति देती है, तो तेज़ी से काम होता है। बहुत आसान है जी। पिछले तमाम लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, अब वो बन चुका है, अब आगे क्या है? देखिए राम मंदिर बन गया है, आगे मथुरा भी बनेगा, आगे अन्य स्थान भी बनेंगे। विकसित भारत का संकल्प है। जो योजनाएं चली हैं वो योजनाएं तेज़ी से धरातल पर उतरेंगी। गरीब कल्याण के बहुत काम होने हैं। देश को विकास की गति में और तेज़ दौड़ाना है। बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय भी होने हैं। तो सारे मुद्दे हैं। देश की जनता कार्यशैली को देख रही है और मोदी जी के हर कालखंड में कुछ नया होता है तो तीसरे कालखंड में और नया होगा। कांग्रेस की सभी का एक बयान आया था, उन्होंने बोला कि महालक्ष्मी जो स्कीम है उसके तहत महिलाओं को 1 लाख रुपया देगा 1 साल का। उसके बाद एक कांग्रेस का यह था जो इस हालात में उनकी जिंदगी बदल। अरे भैया अभी कहीं सरकार आने वाली नहीं है। अभी कर्नाटका में, मैं अभी तेलंगाना में चुनाव में गया था, वहाँ पर 2,500 हज़ार रुपये महिलाओं को उन्होंने कहा था हम देंगे। 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। नौजवान युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो कहीं नहीं दे रहे हैं। यहीं हमारे बगल में हिमाचल है आपके और हमारे बगल में, वहाँ भी उन्होंने बहुत वायदे किए थे। कोई वायदे उनके पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब जनता उन पर भरोसा नहीं करने वाली है।